हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की भाषा की अगली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह हम लोग बात करते हैं पत्रकारिता पे। पत्रकारिता में कुछ ही बचे हैं हमारे, जिनमें से हैं आज जिनमें बात करनी है वो है छत्तीसगढ़ केसरी। छत्तीसगढ़ केसरी एक हिंद केसरी है। एक क्या है? हिंद केसरी है। हिंद केसरी इज पब्लिश्ड बाई सप्रे जी। माधवराव सप्रे जी ने इसको पब्लिश किया था। वो भी किसका अनुवाद था भाई? वो भी मराठा या मराठा केसरी जो था, बाल गंगाधर तिलक का, उनका अनुवाद था। तो छत्तीसगढ़ केसरी अलग है, हिंद केसरी अलग है। छत्तीसगढ़ केसरी जो था वो 1947 को रायपुर से प्रकाशित हुआ ये। ठीक है। इसके संपादक शिवदास जी डागा के पुत्र दीपचंद डागा थे। 1952 में इस समाचार पत्र का नाम हिंद केसरी हो गया। ध्यान से सुनो, हिंद केसरी और छत्तीसगढ़ केसरी दोनों अलग अलग था, लेकिन बाद में छत्तीसगढ़ केसरी का नाम हिंद केसरी कर दिया गया। उसके बाद एक मैगजीन है जिंदगी। जिंदगी जो मैगजीन है केदारनाथ झा द्वारा पब्लिश था ये 1947 में। कहां से भाई? दुर्ग से पब्लिश था। फिर से बोल रहा हूं, जिंदगी नामक मैगजीन 1947 में केदारनाथ झा द्वारा पब्लिश था ये। जिंदगी नामक मैगजीन 1947 में दुर्ग से। अगला बात करते हैं प्रजाबंधु। प्रजाबंधु जो था वो रायगढ़ से खैरागढ़ से पब्लिश होता था। खैरागढ़ से पब्लिश होता था। अगले स्लाइड पे देख लेते हैं एक बार। अगला स्लाइड जो था वो नवजीवन नवज्योति नवज्योति नामक जो मैगजीन था वो रायपुर से पब्लिश होती थी। मंथली मैगजीन थी। घनश्याम प्रसाद श्याम घनश्याम प्रसाद श्याम इनके संपादक थे, और यह एक साहित्यिक पत्र लिटरेचर लिटरेचर मैगजीन थी ये। फिर से बोल रहा हूं, नवज्योति 1948 को पब्लिश हुई, रायपुर से पब्लिश होती थी, मंथली मैगजीन थी। घनश्याम प्रसाद घनश्याम जी इसके क्या थे? संपादक थे। अगला बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रबंधु की। राष्ट्रबंधु बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई की क्वेश्चन है, वीवीआईक्यू या वीवीआईएमपी क्वेश्चन है। राष्ट्रबंधु 1950 में रायपुर से पब्लिश होती थी, अर्ध साप्ताहिक, मतलब वीक में 2 दिन आता था, ऐसा माने 3-4 दिन के आड़ में आता था एक बार ये। ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके संपादक थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रबंधु। इनमें से कौन से मैगजीन का संपादन ठाकुर प्यारेलाल ने किया था? तो उसमें राष्ट्रबंधु आ जाएगा। 1954 को ये पत्रिका बंद हो जाती है। फिर इनके जो बेटे रहते हैं हरि ठाकुर, वो इनको पब्लिश करते हैं फिर से। तो अब फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या बात की थी भाई? हम लोगों ने इससे पहले जो मैगजीन की बात की थी वो था छत्तीसगढ़ केसरी। छत्तीसगढ़ केसरी जो था वो रायपुर से पब्लिश हुआ, 1947 को हुआ। शिवदास जी डागा के पुत्र दीपचंद डागा ने इसको स्टार्ट किया था। 1952 में इसका नाम हो गया हिंद केसरी। फिर उसके बाद स्टार्ट हुआ जिंदगी। जिंदगी 1947 को केदारनाथ झा के द्वारा पब्लिश किया गया था, दुर्ग से पब्लिश हुआ था 1947 को। उसके बाद प्रजाबंधु की बात की थी मैंने, जो खैरागढ़ से पब्लिश हुआ था। उसके बाद मैंने क्या बात किया था? उसके बाद बात किया था नव ज्योति नामक मैगजीन की, जिसको घनश्याम प्रसाद घनश्याम जी ने पब्लिश किया था, रायपुर से, मंथली मैगजीन थी ये। फिर राष्ट्रबंधु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में अगर किसी को इंपॉर्टेंट कहूं तो वो राष्ट्रबंधु है। राष्ट्रबंधु नामक जो मैगजीन थी, राष्ट्रबंधु नामक जो मैगजीन है राष्ट्रबंधु नामक जो मैगजीन है वो ठाकुर प्यारेलाल ने पब्लिश किया था। बाद में इनके बेटे हरि ठाकुर ने इसको आगे बढ़ाया। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड जनौला पे है। जनौला में क्या भाई? कलिंदर जैसे गोल मटोल, सेव कस चमकीला, ठीक है, हरियर हरियर डारा ओर में दिखते रंगीला। कलिंदर किसको बोलते हैं भाई? तरबूज को। कलिंदर जैसे गोल मटोल, टमाटर, इसका आंसर है टमाटर। टमाटर कलिंदर की तरह गोल मटोल होता है ना? होता है। सेव कस चमकीला, टमाटर में चमक होती है कि नहीं होती? होती है। हरियर हरियर डारा, डारा का मतलब होता है डारा, डारा का मतलब होता है डार, डार का मतलब होता है शाखा या ब्रांच, पेड़ के शाखा या ब्रांच को। ओरमे का मतलब लटकना। तो भैया
टमाटर जो है दिखने में कलिंदर टाइप का दिखता है, सेव टाइप का चमकीला रहता है, इसके ब्रांचेस जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, हरा हरा रहता है और रंगीला रहता है, कोई लाल रहता है कोई हरा रहता है, तो इसका आंसर है टमाटर। इसको छत्तीसगढ़ी में बंगाला भी बोलते हैं, पताल भी बोला जाता है। अगला है ऐसन सिधवा राजा तेहा खपरा में बैठे, कोहड़ा कुम्हड़ा या कद्दू जिसको बोलते हैं, कद्दू जिसको बोलते हैं पंपकिन। ज्यादातर जो कुम्हड़ा रहता है गांव में, ज्यादातर इसको छत में जमीन में बोते हैं, और इसका नार, नार मतलब लता होती, लता को खप्पर के ऊपर में क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। तो जब फल लगता है ना, तो ये खप्पर के ऊपर में लगता है, चुपचाप मस्त बैठे रहता है आराम से, एकदम ऐसे दिखते जैसे बैठा है, इसी कारण बोला गया है ऐसन सिधवा राजा है तेहा खपरा में बैठे। अगला है 4 महीना भरा है, 4 महीना खाली रहा है और 4 महीना घोला है। चार जैसे ये खेत है, खेत क्या रहता है, ये खेत वो भी धान का खेत है, इसमें धान का खेत मेंशन करना चाहिए। धान का जो खेत रहता है 4 महीना पानी भरा रहता है, 4 महीने कुछ नहीं होता और 4 महीने ऐसे खाली रहता है, तो वही है खेत। क्या है, खेत है। अगले स्लाइड पे जाते हैं, अगला स्लाइड हमारा हाना है। अगला स्लाइड हमारा क्या है, हाना है। अब हाना पे बात करते हैं हम लोग, हाना पे बात कर लेते हैं हमारा। यहाँ पे लिखा गया है सिरपुर रतनपुर आरंग खल्लारी दर्शन सेती लय उधारी। छत्तीसगढ़ में सिरपुर रतनपुर आरंग खल्लारी ये क्या है भाई, तीर्थ स्थल है। इसके दर्शन के लिए, दर्शन के लाभ लेने के लिए चाहे तो उधारी लेना अगर पड़े तो ले लो, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा मत करना आप लोग, में मेरा पर्सनल एडवाइस है, ठीक है। सिरपुर रतनपुर आरंग, इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर धार्मिक स्थल पे यात्रा करना है तो उसके लिए चाहे तो उधारी ले लो, लेकिन दर्शन जरूर करो। दूसरा है बड़वा बैला तरंगा के खेती। बड़वा का मतलब होता है ऐसा बैल या ऐसा जानवर जिसका पुंछ क्या हो जाए, कट जाए। पुंछ कटे बैल से तरंगा की उपजाट और विस्तृत भूमि पर खेती संभव नहीं, मतलब ऐसे बैलों से खेती नहीं करवानी चाहिए। जहां जाबे रे नल भागे तुर करम ही संग लागे। यहाँ पे बोला गया है राजा नल, सबने हिस्ट्री में पढ़ा है, राजा नल को ये बोला गया है कि राजा नल जहां भी भाग के जाए उसका किस्मत उसके साथ ही जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि इंसान अपनी किस्मत से, अपने भाग्य से, अपने कर्म के लेख से, अपने लक से नहीं भाग सकता। यही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद है भाई जैसन ला तैसन मिलिस, सुन राजा भिल लोहा ला घुना लग गे, लइका ला लेग गे चील राजा। इसका मतलब क्या होता है, भील को न्याय व्यवस्था पर आधारित लोकोक्ति है जिसमें जैसा, इसका सिंपल सा मतलब जैसा काम करोगे वैसा फल भोगोगे, ज्यादा इसमें घूमने वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ी शब्दकोश पे। चटरहा चटरही चटरी, इसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बात करते हैं ना, वेरी टॉलकेटिव, यहाँ पे लिखा गया इंग्लिश में टॉलकेटिव। चैटर, चैटर मतलब बात करना, तो चटरहा का मतलब ज्यादा बात करना, चटरही का मतलब ज्यादा बात करने वाली, ये वाला ये वाली, और चटरी का मतलब ज्यादा बात करने वाला। चट्टान, चट्टान को चट्टान ही बोलते हैं। चद्दर, छत्तीसगढ़ में चादर को चद्दर बोल दिया जाता है, चादर ओढ़ने का चादर। बेडशीट, मेटल प्लेट, चद्दर। चपका, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे इंडिया में जानवरों को बरसात के समय एक बीमारी होती है जिसको बोला जाता है खुरहा चपका, फूट एंड माउथ। फूट एंड माउथ नामक डिसेस होता है जिससे जानवरों के मुंह से लार आता है और लंगड़ा लंगड़ा के चलते हैं। ये एक वायरस इन्फेक्टेड डिसेस रहता है, वायरस से होता है। अगर एक जानवर को हो जाए तो पूरे के पूरे जानवर को हो जाते हैं, इसलिए अगर किसी जानवर को हो जाता है तो उसको अलग से रखा जाता है। बरसात में होने वाला, पूरा नाम है इसका खुरहा चपका। खुरहा, खुरहा का मतलब खूर, पैर में लंगड़ाते हैं, और चपका, चपका का मतलब है मुंह से लार आना। कैटल डिसीज करके लिखा है, मैंने डिटेल में बता दिया। चमकना, चमकना का मतलब चमकना ही होता है। अगले बात करते हैं मुहावरा पे। आत्मा कल्पना, आत्मा कल्पना मतलब दिल दुखना। आधा हो जाना मतलब दुर्बल हो जाना, आधा सीसी। सौसी लिखा, यह सीसी है एक्चुअल में। अगर छत्तीसगढ़ में किसी को बोल दिया जाता है कि तुम तो आधा सीसी हो गए, इसका मतलब होता है गर्भवती होना। आधा सीसी होना अगर बोला जा रहा है किसी को तो उसका मतलब होता है गर्भवती होना।
और ये महिलाओं को ही बोला जाएगा। आमला अमली कहना मतलब झूठ बोलना। आसन डोला मतलब विचलित होना। ठीक है, तो यहाँ पे आधा सीसी होना मतलब गर्भवती होना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला नेक्स्ट स्लाइड है हमारा छत्तीसगढ़ के रचनाकार। छत्तीसगढ़ के रचनाकार में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कापोध्याय हीरालाल के बारे में। छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण जिस इंसान ने लिखा था वो था कापोध्याय हीरालाल। इन्होंने 1855 में लिखा था, 1855 में लिखा था। कापोध्याय हीरालाल जी जो थे छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? छत्तीसगढ़ के पाणिनि कहलाते हैं। इनका जन्म 1856 में रायपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? 1856 में रायपुर में होता। अगर क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण कब लिखा गया, तो आंसर आएगा उसका 1885। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ी व्याकरण का एक भाषा शास्त्री थे सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल में इस ग्रंथ का अंग्रेजी में अनुवाद 1890 में किया है। अगर दो तरीके से क्वेश्चन, तीन तरीके से क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण किसने लिखा, कब लिखा। छत्तीसगढ़ का पहला व्याकरण कापोध्याय हीरालाल ने लिखा है, 1885 को लिखा। इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। कब किया? 1890 में किया। कहां किया? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल में किया। ठीक है, यहीं पे जॉर्ज ग्रियर्सन ने बोला है हीरालाल जी के बारे में, यह ग्रंथ भारतीय भाषाओं पर प्रकाश डालने का प्रथम प्रयास करने वाला प्रेरणा स्रोत लिए हुए है, ऐसा बोला है। कापोध्याय का जिस समय हिंदी में अंग्रेजी में अनुवाद होता है उसी समय इनका देहावसान हो जाता है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कापोध्याय हीरालाल ने 1885 में यह बुक लिखी छत्तीसगढ़ की व्याकरण को। 1856 में इनका रायपुर में जन्म हुआ था। 1890 इसका इंग्लिश में सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में किया। 1890 में वो मर गए, देहावसान हो गया। अगला जो रचनाकार है वो पंडित मुकुटधर पांडे। पंडित मुकुटधर पांडे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े रचनाकार हैं। छायावाद के प्रथम कवि माना जाते हैं, छायावाद के प्रथम कवि माने जाते हैं। और छायावाद के की पहली रचना जो है कुरूरी के प्रति। अब छायावाद क्या है भाई? छायावाद का सिंपल सा मतलब यह है कि प्रकृति का चित्रण जब इंसानों की तरह कर दिया जाता है तो उसको छायावाद बोल दिया जाता है। जैसे सिंपल सीधी बात में, जैसे कई बार बोलते हैं बादल हमको झांकता है, तो बादल क्या झांकेगा आपको? बादल हमको झांकता, कौन झांक सकता है? इंसान झांक रहा है ऐसा बोलेंगे ना, तो बादल को यहाँ पे एक इंसान मान लिया जाता है, इसी को बोल दिया जाता है छायावाद। ठीक है, तो जब प्रकृति का चित्रण पुरुष या स्त्री के रूप में या मानव आकृति के रूप में कर दिया जाता है तो उसको छायावाद बोला जाता है। तो कुरूरी के प्रति छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है पूजा के फूल, शैल बाला, लक्ष्मा, मेरा हृदय दान, छायावाद और श्रेष्ठ कविताएं। इसमें से है एक मेघदूत। छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस या प्री में आया था कि महाकवि कालिदास का जो मेघदूत नामक जो रचना है उसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया है, तो वो था हमारे मुकुटधर पांडे ने किया है। वैसे ही अगर क्वेश्चन आ जाए कि कालिदास के ऋतु संहार की का अनुवाद किसने किया है, तो उसका नाम है जगमोहन ठाकुर। जगमोहन ठाकुर ने किया है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। फाइनली क्लोज करते हैं आज की क्लास। ओके, थैंक यू।